आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कराची कांग्रेस पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और 1885 के बाद प्रत्येक वर्ष प्रायः दिसंबर महीना में, लेकिन बाद में धीरे धीरे मार्च में भी इसकी बैठक हो गई थी शुरू होना, तो इसकी प्रत्येक वर्ष बैठक होती रही कुछ अपवाद वर्षों को छोड़ करके। और उसमें एक अपवाद वर्ष 1930 भी था। 1930 में कांग्रेस की बैठक नहीं हुई थी। नहीं होने का एक बड़ा कारण यह था कि 1930 में ही गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन आयोजित किया गया था, जो पूर्ण स्वराज्य के मुद्दा पर आयोजित हुआ था। और इस सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के लिए गांधी ने दांडी मार्च किया था, जो आप लोग जानते होंगे। उसका तिथि ध्यान में लाइए आप लोग, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। तो 1930 ईस्वी में कांग्रेस की बैठक नहीं हुई। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने अधिकांश बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लगभग सभी नेता जेल में थे। अतः जेल में होने के कारण 1930 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया। 1931 ईस्वी में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया और आयोजित करने का जो समय है वह 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च, फाइनली 29 मार्च को आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब जरा हम चर्चा कर लेते हैं कि ये 1931 में कराची में कांग्रेस की जो बैठक हुई, जो अधिवेशन हुआ, सम्मेलन हुआ, वो क्यों किया गया। तो इसके पृष्ठभूमि को देखें तो दो तीन बातें थी। सबसे पहली बात थी कि गांधी-इरविन समझौता को कांग्रेस से स्वीकृति दिलवाने के लिए अधिवेशन को बुलाया गया था। अब हम लोग आगे विचार विमर्श कर लेते हैं। तो इस गांधी-इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता, क्योंकि ये बैठक दिल्ली में हुई थी। गांधी-इरविन समझौता का मूल ध्येय है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना और कांग्रेसियों को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में बुलाया जाना था और उसमें अंग्रेज कहीं न कहीं सफल हुए। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के सहयोग से गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी-इरविन समझौता आयोजित किया गया था। यह बैठक समझौता के लिए दिल्ली में हुई थी, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से आएंगे कि गांधी-इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को। किन दो लोगों की बड़ी भूमिका रही? तो तेज बहादुर सप्रू और दूसरा आपको जयकर के। समझौता किनके बीच में हुई? तो गांधी और इरविन के बीच में। समझौता का मूल उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस की भागीदारी की आवश्यकता महसूस हुई और कांग्रेस उसमें भाग लेगी, इस तरह का प्रावधान इसमें पहली बात कही गई। तो गांधी-इरविन समझौता के कई मुख्य बिंदु थे जिसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, लेकिन 2-3 बातों की चर्चा कर लेते हैं। पहला, कांग्रेस अपना सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेगा, समाप्त कर देगा, पहली बात। दूसरी बात कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और गांधी जी अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तीसरी बात, इसके एवज में अब अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उनकी संपत्ति जो जब्त की गई थी, अगर बेचा नहीं गया है तो उस संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन एक और बात है कि ये गांधी-इरविन पैक्ट से पहले जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुए थे उसका मुख्य डिमांड था नमक सत्याग्रह, इसका नाम है। नमक पर टैक्स को खत्म किया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और केवल इतना कहा कि जो समुद्री क्षेत्र में भारतीय लोग निवास करते हैं उनको नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसीलिए उस समय के अधिकांश बड़े नेता कांग्रेस के और कांग्रेस से बाहर के नेता ने भी ये दिल्ली समझौता को एक असफल या बहुत कम सफल समझौता माना था। इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। तो पहला उद्देश्य इसका यही था। दूसरा,
भगत सिंह और उनके मित्र मार्च में ही उन्हें फांसी दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भिन्न भिन्न मुकदमा में फंसा करके उनको फांसी पर लटका दिया। और उस समय कांग्रेसियों ने कोई बहुत दबाव नहीं बनाया, क्योंकि 5 मार्च को जो समझौता, दिल्ली समझौता हुआ, उसमें गांधी जी ने एक नॉर्मल बातों के रूप में इसको रखा कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए। कोई उन्होंने हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह से कि अगर आप भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे तो हम समझौता नहीं करेंगे, इस तरह के शर्तों में उन्होंने नहीं रखा। यह उनकी एक बहुत बड़ी भूल थी और इस पर विचार विमर्श आजकल किया जा रहा है कि ऐसा गांधी ने क्यों किया। तो भगत सिंह और उनके मित्रों की उपलब्धियों को स्वीकार किया जाना यह भी एक मुद्दा था, क्योंकि इससे 1 सप्ताह पूर्व ही भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। तीसरी बात हम देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग को दोहराया गया। और चौथी बात कि मौलिक राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन के अधिकार को प्रस्ताव के रूप में इसमें रखा गया। अगर पूछा जाएगा कि कराची कांग्रेस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो यही कांग्रेस द्वारा मौलिक राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार के प्रस्ताव को यहाँ पर रखा गया और उसे स्वीकृत किया गया। ये बहुत बड़ी इस अधिवेशन की विशिष्टता है। अब आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल के बारे में अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे। उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय इतिहास में रही है, लेकिन संक्षिप्त में अगर 1 मिनट में देखें तो उनका जन्म 1875 में हुआ और 1950 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनके कार्यों को अगर देखें तो सरदार पटेल ने 1915 ईस्वी में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की गुजरात सभा के सदस्य बनकर के, और फिर उसके बाद 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में मुंबई में गांधी जी के साथ ही थे और उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1923 में झंडा सत्याग्रह जो नागपुर में हुआ था उसमें भी उन्हें भाग लिया था और 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में किसान आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक उदाहरण है। यहीं की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी और उन्होंने बहुत हद तक यहाँ सफलता प्राप्त की थी। बारदोली आंदोलन के बाद उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई और सबने अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और उसके बाद कराची कांग्रेस, ये सबने अवज्ञा आंदोलन 30 और कराची कांग्रेस की चर्चा भी हम लोग कर ही रहे हैं, उसके उन्होंने अध्यक्षता किया था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, गांधी के सभी आंदोलन में सरदार पटेल उनके दाहिने हाथ के रूप में विद्यमान रहे और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी उन्होंने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में वो भाग ही नहीं लिए बल्कि यरबदा जेल में उनको बंद कर दिया गया और 42 से लेकर के 45 तक मोटे तौर पर वो जेल में रहे। कुछ अवसरों में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन बाद में पुनः उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1942 के क्रिप्स मिशन की जो आगमन हुआ था उसमें भी वार्ता के संदर्भ में इनकी भूमिका रही। फिर कैबिनेट मिशन से वार्ता के संदर्भ में भूमिका रही। फिर जब कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम सरकार बना तो उस समय गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया और कई मंत्रालय उनके हाथ में थे। और सबसे बड़ी बात, भारत के एकीकरण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उनके दृढ़ विचार अत्यंत महत्वपूर्ण और योगदान देने वाला भारत के लिए सिद्ध हुआ। और एक भारत के जितने 562 देशी रियासतों में केवल एक देशी रियासत को भारत में मिलाने की बात नेहरू ने अपने हाथ में लिया और वह राज्य था जम्मू कश्मीर। और उसमें भी नेहरू पूर्ण रूपेण असफल रहा, सीधे असफल नहीं, पूर्ण रूपेण असफल रहा। अभी तक कश्मीर की समस्या भारत में नासूर बन करके हम देखते हैं कि विद्यमान है। और सरदार पटेल ने जिन शेष सभी राज्यों का विलय किया वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि किन किन 562 रियासत को यहाँ पर मिलाया गया, सारे सब कुछ बेहतर ढंग से चल रहा है। तो इस तरह से उनकी राजनीतिक सूझबूझ और उनके महत्व को समझने और देखने की आवश्यकता है, इसीलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।
अब आते हैं कि कराची कांग्रेस में जो 1931 में हुआ था उसमें मुख्य रूप से किन किन बातों को रखा गया, तो यही मौलिक राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार के प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें मौलिक अधिकार की बातों को अगर देखें तो 4-5 बातें थी, 7 बातें थी। सबसे पहले विधि के समक्ष समता की बात कही गई। कांग्रेस ने अपने कराची कांग्रेस में कराची अधिवेशन 1931 में जो मौलिक अधिकार संबंधी बात की उसमें रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन, जो भारतीय संविधान के वर्तमान में अनुच्छेद 14 में आर्टिकल अगर हम देखें तो 14 में स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा है। मूल अधिकार के पहले अधिकार यही है हमारे संविधान में अभी कि विधि के समक्ष समता, ये आपको इसकी बात की गई। दूसरी, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अगर अभी वर्तमान में देखें तो अनुच्छेद 19(1) में इसको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, अभिव्यक्ति की और प्रेस की स्वतंत्रता की बात। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यह शब्द नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही इसको समावेशित कर लिया गया है। तो इस तरह से दूसरी बात यहाँ पर कराची कांग्रेस में रखा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी तरह से हम देखते हैं संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) में ही रखा गया है। आगे हम देखेंगे तो ख में रखा गया है, गौ में रखा गया है ये सब। तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 326, ये इसमें हमें वयस्क मताधिकार, मत देने का अधिकार, जो पहले आपको 21 वर्ष था जिसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, तो वयस्क मताधिकार की बात। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 में इन बातों को रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अनुच्छेद 45 में। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, इसे निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा को जो है वो कहाँ कर दिया गया? अनुच्छेद 21 क में। कहाँ कर दिया गया? अनुच्छेद 21 को, जो मूल अधिकार का भाग हो गया। तो ये प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अर्थ जो है वो वहाँ पर रखा गया। कितना महत्वपूर्ण है कि इसे मूल अधिकार का भाग बना दिया, जिसमें अनुच्छेद में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष। ये तो पॉलिटी की बात हो गई, मैंने मैं एक प्रसंग बस इस बात को रख दिया हूँ। तो निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की बात कही गई थी उसमें। और अगला कहा गया राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होंगे। इसमें कहा गया कि राज्य सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म के साथ समान व्यवहार और समान दूरी बना करके रखेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं पंथनिरपेक्षता की भी बात वहां पर स्पष्ट रूप से की गई थी। और अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा की गारंटी दी गई। अभी हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में इसको आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में इन बातों को आप परिभाषित होते हुए देख सकते हैं। तो मूल अधिकार से जुड़े हुए इन 7 प्रमुख बातों को, और कुछ 2-4 बातें थी लेकिन ये 7 प्रमुख बातें थे। विधि के समक्ष समता, अभिव्यक्ति के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने, वयस्क मताधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, और उस बाद अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति की स्वतंत्रता की बात सरदार पटेल के नेतृत्व में कराची कांग्रेस में 1931 में रखा गया था। अब कुछ मजदूर से संबंधित बातों को देखें तो मजदूर समाज और अर्थव्यवस्था के बीच का सबसे न्यूनतम कड़ी है। ये अर्थव्यवस्था राजनीति के भी कड़ी, एक विशेष कड़ी के रूप में इन्हें देखा और समझा जाता है। इनके बारे में कहा गया कि उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाए जिससे एक शिष्ट जीवन वो जी सकें। आप जब भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे तो इन बातों को स्पष्ट रूप से कहा गया है। कुल मिलाकर के कराची कांग्रेस में जिन जिन प्रस्तावों को रखा गया वो सब भारतीय संविधान के भाग 3, जो जानते होंगे आप लोग, मूल अधिकार से इसका संबंध है, और भाग 4 जिसका संबंध है नीति निर्देशक तत्व से है, उसमें समाहित है। दूसरी बात, महिला श्रमिकों के संरक्षण के संदर्भ में स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया कि उनके साथ एक संरक्षण यानी कि उनको सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने की बात कही गई और भारत में बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। जरा ध्यान में लाइएगा कि 1900 कब किया गया, सो आप दिमाग में लाइए, अगली वीडियो में इस बात को रखूंगा।
तो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना, कार्य के नियमित घंटे हों। कार्य का कितना, अब ये नहीं कि सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक मजदूर से काम करवा रहे हैं, उसका समय निश्चित होना चाहिए और ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता उनको दिया जाए। सभी प्रकार के जो मजदूर यूनियन हैं उनको संगठन बनाने की स्वतंत्रता दिया जाए। वो अपना संगठन बना करके अपनी बात को प्रबंधक के सामने में, जो फैक्ट्री मालिक हैं या जो उस तरह के हैं मालिक हैं, उनके सामने में अपनी बात को रख सकें। इस तरह के मजदूर से जुड़ी हुई ये 5 बातें रखी गई थी। अब आइए इसके साथ साथ कुछ आर्थिक मांग भी रखे गए थे, और आर्थिक मांग के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे बड़ा मांग जो था, लगान और मालगुजारी को कम किया जाए। अंग्रेजों के शोषण का सबसे बड़ा केंद्र था या जरिया था या माध्यम था आपको मालगुजारी। रैयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त के माध्यम से इन्होंने भारतीय किसान जो बहुसंख्यक थे, जिनकी आबादी मोर देन 90% था, उसका वो शोषण कर रहे थे, इसको कम किया जाए। अगला, किसानों के ऋण को से राहत दिलाया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रैयतवारी और ये महलवारी व्यवस्था में ये जो महाजन थे, जो जहाँ से वो ऋण लेते थे, वो सूदखोर जो थे, उनसे किसान त्रस्त थे और उनसे टैक्स पैसे लेकर के उनको देना पड़ता था सरकार को टैक्स के रूप में। और उसके बाद वो जो सूदखोर थे, जो महाजन थे, वो बड़े स्तर पर उनसे ब्याज पर ब्याज लेते चले जाते थे और उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकल जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं किसानों को ऋण से राहत दिलवाया जाए, ये दूसरी मांग रखी गई थी। तीसरी मांग थी अलाभकारी जोत। अलाभकारी जोत के बारे में संक्षिप्त में मैं बात रख देता हूँ। जैसे किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें 3 एकड़ ही कृषि योग्य है और 2 एकड़ पर पानी है या जंगल झाड़ है या अन्य प्रकार के वनस्पतियाँ लगी हुई है। अब उन पर 5 एकड़ का ले लिया गया लगान। अब 5 एकड़ का लगान अगर मान लीजिए कि अगर 20 क्विंटल होता है और उनकी कुल उत्पादन ही 25 क्विंटल है, तो उनका कहना यह है कि हम तो 30% 40% ही लिए, लेकिन वस्तुतः उनका वो 90% ले लिए, क्योंकि 25 क्विंटल उत्पादन ही हुआ, 20 क्विंटल वही ले लिए, 75% लगभग, यानी अधिक से अधिक भाग ले लिए। तो अलाभकारी जोत का अर्थ हुआ कि पहले 5 एकड़ जो है और जिसमें से 2 एकड़ पर खेती नहीं होती है, केवल पानी ही है, तो 3 एकड़ का ही ब्याज लिया, ये टैक्स लिया जाए, लगान लिया जाए। तो अलाभकारी जोतों को लगान से मुक्त किया जाए, इसका अर्थ यह था। मुगल के काल में भी, अन्य काल में भी इस तरह के बहुत सारे पचड़ा होते थे, जिसकी चर्चा हम लोग लगान पर जब विचार विमर्श करेंगे तो देखेंगे। अगला देखते हैं महाजन पर नियंत्रण। ये महाजन जो हैं वो आपको जरा देखिए तो वैदिक काल में महाजन के लिए कुशीदीन शब्द आया है और कुशीद शब्द आया है ब्याज पर लगाए गए पैसे के लिए, ऋण के संदर्भ में। तो इस तरह से हम देखते हैं वो उस समय से भारतीय समाज में अपना महत्व रखते थे और इन पर नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि अभी भी ग्रामीण भारत में 100 रुपया पर आपको 5 रुपया महीना के हिसाब से, 4 रुपया महीना के हिसाब से ब्याज चलता है। तो 4 रुपया का मतलब हुआ 12 महीना में 12 चौक 48 रुपया, यानी कि लगभग ये 60% का ब्याज हो जाएगा, क्योंकि पर महीना ब्याज देना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब महाजन कितने बड़े शोषक होते थे उस काल में और अभी भी हैं, इन बातों को समझने की आवश्यकता है। तो महाजन पर नियंत्रण और बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ये 31 की बात है। हमारे यहाँ विश्वेश्वरैया, मौजूद विश्वेश्वरैया हुए, उन्हीं के नाम पर आपको हमारे यहाँ अब इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, उस पर चर्चा हम लोग कभी करेंगे। उन्होंने एक किताब लिखा था और उस किताब में उन्होंने भारत के प्लांट इकोनॉमी में उन्होंने कहा था कि देश में सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, और यहाँ भी मांग रखा गया उससे पहले ही 31 में, मार्च 31 में, कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 20 सूत्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम यहाँ रखा गया। तो यही सामाजिक और ये आर्थिक कार्यक्रम हैं। ये मजदूर को भी आप सामाजिक संदर्भ में रख सकते हैं, क्योंकि महिला की बात की गई है और मजदूरों की बात की गई है। तो इस तरह से तो कांग्रेस के मूलभूत राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों का यह दस्तावेज था। और इस संदर्भ में हम देखते हैं पटेल जी ने कहा था कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक आज़ादी आवश्यक है। और उन्होंने कहा कि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ जब तक आर्थिक आज़ादी प्राप्त नहीं होगी, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा, तब तक राजनीतिक आज़ादी का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा था
इस संदर्भ में कि हमारी सरकार जो है जब बनेगी यानी कि स्वतंत्रता के बाद तो इन बातों पर फोकस किया जाएगा। दूसरी बात यह हुई कि कराची कांग्रेस में गांधी भी गए थे और गांधी ने भगत सिंह और उनके सहयोगियों को छुड़ाने के लिए बहुत ढीला ढाला रवैया, बहुत लुंज-पुंज रवैया या शर्त रखा था। यह उस समय के भिन्न भिन्न अखबारों में, पत्रिकाओं में छपा और जब वो कराची जा रहे थे तो बड़े स्तर पर उनके विरुद्ध है काला झंडा दिखाया गया, उनका विरोध किया गया और जगह जगह उनको रोक करके अपमानित करने की कोशिश की गई। और इससे यह पता लगा कि युवाओं के बीच में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कितने लोकप्रिय हो गए थे। और दूसरी तरफ गांधी इसका विरोध किए और वहां जाकर के उन्होंने कहा था कराची कांग्रेस में कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। तो इस तरह का उनका वक्तव्य था कराची कांग्रेस में। लेकिन भगत सिंह की उपलब्धियों के बारे में कराची कांग्रेस में उनकी उपलब्धियों को स्वीकार किया गया, उनके महत्व को स्वीकार किया गया और यह कहा गया कि उनकी भी मुक्ति संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन एक बात है, कांग्रेसी अगर दिल्ली समझौता में, जिसे हम लोग गांधी इम्पैक्ट कहते हैं, उसमें अगर भगत सिंह की स्वतंत्रता के बारे में, जेल से बाहर निकालने के संदर्भ में, उनको फांसी की सजा से बचाने के संदर्भ में अगर कड़े रूप से अपना विचार रखता या कड़ा रुख अख्तियार करता तो संभवतः इरविन ने एक रिपोर्ट में दिया था, अपने मित्रों के बीच में अपने डायरी में उन्होंने लिखा है कि हम उस पर विचार करते और संभवतः भगत सिंह के फांसी शायद रुक जाता। धन्यवाद।